हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं टीचर्स टॉक। इसमें मैं सहायक आचार्य से संबंधित टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। तो पिछला वीडियो मेरा पंचायती राज से आया हुआ था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और मुझे रिक्वेस्ट की नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ाऊँगी। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें कुछ कुछ टर्म है, इसे समझना आवश्यक है, तब आपको नेक्स्ट जो व्यवहारवाद है सेकेंड टॉपिक, तो उसे समझने में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान का आधार स्तंभ है। वहीं राज्य और सरकार की संरचना का मूल आधार स्तंभ भी है। परंपरागत राजनीति मूल्य यानी वैल्यू नैतिक दृष्टिकोण पर ही क्रियान्वित होती, जबकि आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण अधिक व्यापक और यथार्थवादी था, यानी विस्तारवादी था। व्यापक और यथार्थवादी यानी विस्तारवादी था। इसमें अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया था। इसमें राज्य नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया गया था। अब आगे चलते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रतिपादक और आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक अब हम देखते हैं। गार्नर, पहले परंपरागत में कौन कौन से थे प्रतिपादक है? गार्नर, लिकॉक, लॉस्की, सीले आदि, और भी बहुत सारे प्रतिपादक है। यानी कि ये राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण के चश्मे से देखते थे। तो इसका अगर आप लोग को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप बताना। तो मैंने बनाया है, जैसे एक गार्डन में कॉक को सील कर दिया गया, तो क्या हो गया? गार्डन से गार्नर, कॉक को लिकॉक, का लिकॉक और का लास्की दोनों में, और सील कर दिया सीले। तो ये है परंपरागत दृष्टिकोण में एक गार्डन में कॉक को सील कर दिया। तो अपने आइज को बंद करें और फिर से बोलने की कोशिश करें। एक गार्डन में कॉक को बंद कर दिया, गार्नर और कॉक को से इधर क से लॉस्की और इधर सी से सीले। तो मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गई होगी। अब आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक डेविड ईस्टन, रॉबर्ट कैटलिन और लॉसवेल। ये ट्रिक तो आपको और मज़ेदार लगेगी। देखिए, ईस्ट वाले लोग लाश को केटली में रखते हैं। तो डेविड ईस्टन वाले लोग लाश, लॉसवेल, कैटलिन और रॉबर्ट का तो ऐसे ही रॉबर्ट, या ऐसे भी लिखते हैं रॉबर्ट ईस्ट। रॉबर्ट पहले भी लगा सकते हैं। रॉबर्ट ईस्ट वाले लोग लाश को केटली में रखते हैं। तो लॉसवेल, केटली, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट, याद हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। मेरे ट्रिक आप लोग को कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? ताकि मैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि अन्य मुझे थोड़ा शेयर करने से प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं, मुझे और भी इसी तरह के वीडियो बनाने हैं, ठीक है? तो ये लाइक सब्सक्राइब करें। चार्ल्स मैडिसन, अब कुछ जो विद्वान हैं उनके बारे में देखते हैं कि वो किस चश्मे से और किस आधार से ये राजनीतिक विज्ञान को देखते थे। तो पहला है चार्ल्स मैडिसन, 1925। और ये देखिए इस समय क्या हो रहा था, अगर इस समय देखिए असहयोग आंदोलन है ना, 1922। भारत में क्या हो रहा था वो अब मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अभी इंडिया में क्या क्या हो रहा है, इसी में महत्वपूर्ण घटना चौरी हुआ था ना, जो सभी को पता होगा, चौरा चौरी कांड।
अब इधर क्या हो रहा है, उसी समय यूरोपीय कंट्री में क्या हो रहा है, चार्ल्स मैरिसन जो अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एक मीटिंग थी, एसोसिएशन संस्था थी। इस सम्मेलन में जो संस्था थी, एसोसिएशन या सम्मेलन जहाँ पर की जा रही थी, उस स्थान पर इस सम्मेलन में वैज्ञानिक तरीकों एवं प्रविधियों के विकास व प्रयोग पर बल दिया गया। अब आगे देखते हैं। हेराल्ड लॉसवेल 1930, साइकोमैथोलॉजी एंड पॉलिटिकल, ये सब याद रखने हैं। इस नाम भी पूछा जाएगा कि अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो चार्ल्स मैरिसन 1925। साइकोमैथोलॉजी एंड पॉलिटिकल में ये बुक है लॉसवेल की। तो इसमें क्या है कि राजनीतिक घटनाओं एवं क्रियाओं की व्याख्या के लिए फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकेट्रिस्ट थे, है ना, मनोवैज्ञानिक थे, जो क्या आप चाइल्ड डेवलपमेंट में जो सीटेट क्वालिफाई करके आए होंगे या जेटेट भी, तो उसमें फ्रायड को तो जरूर ही आपने पढ़ा होगा। फ्रायड का मनोविज्ञान में, ठीक है, के फ्रायड क्या थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, के मनोविज्ञान के आधार पर बनाया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। लॉसवेल और कैपलन, है ना। राजनीतिक विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है। मूल्य रहित विश्लेषण यानी वैल्यू फ्री एनालिसिस, इस टर्म को याद रखिएगा, मूल्य रहित विश्लेषण। तो इसमें जो राजनीति चिंतन अपनी प्रकृति से विकासशील थी। जो अगर हम आधुनिक राजनीति विज्ञान को समझे तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति विकासशील थी। 1945 ईस्वी के बाद परंपरागत विज्ञान में नए तत्वों का विकास हुआ, जिससे यही दृष्टिकोण आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो गई थी। अब आगे अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान या सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई। परंपरागत राजनीतिक चिंतक सुकरात थे, प्लूटो थे, अरस्तु, सिसरो, ये कौन कौन से थे, ये परंपरागत राजनीतिक चिंतक थे। चिंतक मतलब वो चिंतन करते थे, मतलब होता है ना कि हर चीज को मन में चिंतन करना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो मन में ही चिंतन करते थे। जिस तरह बुद्ध भगवान चिंतन से रहे कि जिस तरह बुद्ध भगवान चिंतन के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई और कहे ना कि इच्छा ही सभी कष्टों का कारण है, इच्छा को अगर हटा दिया जाए तो सभी के कष्ट हट जाएंगे। तो क्या वो चिंतन है, उसका तो कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया गया, तो वही एक चिंतन है। तो ये परंपरागत राजनीतिक चिंतक कौन कौन से थे। सुकरात, इसे याद रखना अगर एग्जाम में आप लोगों को इसी तरह आ जाए 4 आधुनिक राजनीतिक चिंतक और उसमें एक दे देगा परंपरागत राजनीतिक चिंतक, उसमें टिक करना हो तो आप इसे इस जो टॉपिक है में ये दिया हुआ है लिखा हुआ है उसे आप याद कर लें, है ना। ये ब्रैकेट में ये बॉक्स में बनाया गया है, उसे आप ध्यान रखें। जो पहले मैंने पढ़ाया वो आप लोग को याद है कि भूल गए, जो अभी मैंने ट्रिक से बनाया कि ईस्ट के लोग लाश को केटली में रखते हैं, स्टर्न, डेविड स्टर्न, लॉसवेल और केटली, याद हुआ ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। परंपरागत राजनीतिक चिंतक सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट अगस्टाइन,
लॉक, रूसो और सेंट एक्विनस। और देखिए ये क्या है, प्राचीन और इसकी उत्पत्ति जो परंपरागत राजनीतिक चिंतक है, यह परंपरागत राजनीतिक चिंतन ये कहाँ से आरंभ हुई? ये प्राचीन यूनान व रोम से स्टार्ट हुई। रोम किसकी राजधानी है? इटली, ठीक है, ऐसे थे ना इटली, ठीक है, इटली की राजधानी थी। इसका अध्ययन का बिंदु क्या था? राज्य, सरकार, संविधान, संस्थाएं, प्रभु सत्ता और कानून। आधुनिक राजनीतिक, अब हम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के बारे में पढ़ेंगे। वाल्टर बेजहार्ट, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड ब्राइस, ये यथार्थवादी थे, यानी इनका सोचने का जो तरीका था वो ब्रॉड लेवल पर था, है ना, विस्तारवादी थे। तो ये इस आरंभ कब से हुई? 1945 के बाद से इसका आरंभ हुआ। अध्ययन का केंद्र शक्ति, प्रक्रिया, मानव व्यवहार। मेन तो क्या था? मानव व्यवहार। ये वैज्ञानिक चिंतक राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक व निश्चयात्मक बनाना चाहते थे, मतलब निश्चित बनाना चाहते थे। उसका जो एक सटीक निष्कर्ष निकालकर वो बताना चाहते थे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार हम शासन कैसे कर सकते हैं, या मानव व्यवहार के अनुसार हम अपनी राजनीति को कैसे चला सकते हैं। क्योंकि जब परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अनुसार जब शासन चल रहा था तो राजा, प्रजा, पादरी या तो धनी वर्ग आपस में ही टकराव की स्थिति आ गई थी उन लोगों में। तो उसी के परिवर्तन स्वरूप इसमें परिवर्तन किया गया, वैज्ञानिक तरीके से सोचा गया, उसके हर निष्कर्ष पर विचार किया गया। अब देखते हैं कैसे किन किन समय के बीच ये स्टार्ट हुई। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के बीच की ये सीमा रेखा है। देखिए ये परंपरागत जगत, पश्चिमी देश, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ये पश्चिमी जगत से हुई, यानी यूरोप, अफ्रीका देशों से हुई। तो देखिए 6वीं सदी से शुरुआत, परंपरागत राजनीति की शुरुआत कब से हुई? ये 6वीं सदी। इस समय क्या था? इस समय क्या हो रहा था भारत में? इस समय क्या हो रहा था बताएं? भारत में इस समय क्या हो रहा था? भारत में इस समय गौतम बुद्ध, महावीर, है ना, चंद्रगुप्त वगैरह का शासन था, है ना, गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, है ना, यही सब चल रहा था इस पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ से परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण का काल था। अब इसके बाद यह फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार से आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। हेलो स्टूडेंट, अब सो तो नहीं गए हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब बोरिंग ही चैप्टर लगता है स्टूडेंट को, इसीलिए वो इसे स्किप कर देते हैं, बट इससे भी क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो पढ़िए। परंपरागत राजनीति विज्ञान आदर्शवादी सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका अर्थ यह था कि जो विचार में हो वह व्यवहार में नहीं, है ना। यह परंपरागत क्या था? आदर्शवादी था, यानी कि जो लिख दिया गया पुराने लोगों यानी पूर्वजों द्वारा जो लिख दिया गया वही ईंट का पत्थर है, उसे पत्थर की लकीर है, ईंट का पत्थर नहीं, पत्थर की लकीर है, उसे हटाया नहीं जा सकता। वही ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के जो चिंतक थे वही ये मानते थे कि जो
लिख दिया गया है हमारे सिद्धांतों में, उसी सिद्धांत के अनुसार चलना है और उसी को वैल्यू देना है, तो ये वैल्यू एडेड थे, है ना। तो अब आगे चलते हैं। जिसका अर्थ यह था कि जो विचार हो वह व्यवहार में नहीं। गार्नर का कथन था राजनीतिक विज्ञान का उदय और अंत राज्य से है। इसको याद रखेंगे। गार्नर ने क्या कहा कि उदय, राजनीतिक विज्ञान का उदय, यानी कि जब उदय होगा इधर से सन, बचपन में आप लोग फोटो बनाते होंगे ना, उदय होगा सन का, और इधर अंत, इधर अंत हो गया, ठीक है, डूब गया। तो उदय और अंत राज्य में ही होता है। तो आप लोग ये देख के, तो पिक्चर देख के तो आप लोग को याद हो जाएगा। ये गार्डनर है। गार्नर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का उदय और ये अंत कहाँ से होता है? राज्य से होता है। अब तो मुझे लगता है आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा ये। और ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रही हूँ। इससे देख के तो ये, इस डायग्राम को देख के तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो गई होगी। अब मैं इसे याद कराने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा जब इसे मैं बताऊंगी तो, ठीक है। ठीक है, मैं इधर कर ले रही हूँ। देखिए ये क्या है, ये डायग्राम है। इसमें 16वीं सदी से स्टार्टिंग है परंपरागत। मूल रूप से 16वीं सदी से माना गया है परंपरागत राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति, है ना। जब इसका विवरण किया गया उस समय से 16वीं सदी माना गया है। 16वीं शताब्दी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, है ना। हम लोगों को 16वीं सदी से परंपरागत राजनीति सिद्धांत को पढ़ना है, जिसमें क्या है, पहला देखिए निगमन पद्धति। निगमन पद्धति में क्या था कि सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है। आप निगमन पद्धति पे ना कि पहले सामान्य चीज़ों को हम पढ़ते हैं, उसके बाद विशेष चीज़ों को, जैसे इसका प्रयोग हम लोग मैथ में करते हैं, हिंदी में करते हैं, है ना। कि पहले सामान्य चीज़ें क ख ग ABCD सीखते हैं, तब ना हम लोग A फॉर एप्पल, यानी सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, तो उसे निगमन पद्धति कहते हैं। दूसरा दार्शनिक, इसकी विशेषता है ये सब, है ना। दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, ये दर्शन पर आधारित थी, दर्शन शास्त्र पर, कि ये चिंतन मनन पर, कि जैसा बोल दिया गया है उसी अनुसार से चलना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, चाहे जनता को कष्ट हो या आपस में झगड़ा करे, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। दार्शनिक दृष्टिकोण था। चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित था। आदर्शों मूल्यों मानकों को अधिक महत्व दिया जाता था। अब आगे, यह संस्थाओं के अध्ययन पर विशेष बल देती थी। संस्थाओं मतलब ये अपने अपने वर्ग के लोग अपने अपने हित के लिए संस्थाएं बनाते थे। विभिन्न वर्गों के लोग अपने अपने हित के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाते थे और उसी के अनुसार वे अपने अधिकार को पाने की कोशिश करते थे। यानी विशेष बल दिया जाता, अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था कि किस संस्था की क्या इच्छा है ना। यह स्वायत्त नहीं था। राज्य सरकार एवं संप्रभुता पर विशेष बल देता था। लेकिन राज्य सरकार और संप्रभुता मतलब कि ये एरिया पर बल देता है कि आज मैं इसका अपना एरिया, अपना जो राज्य का विस्तार मैं कैसे करूं, दूसरे राज्य का विस्तार मैं कैसे करूं, या आपस में अपने जो सीमा क्षेत्र है, अपने राज्य की सीमा क्षेत्र के विस्तार में ये निरंतर युद्ध में लगे रहते थे। लेकिन मनुष्य के व्यवहार पर अध्ययन नहीं होता था। लेकिन मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा रहा था कि जो आम जनता है या मनुष्य है वो क्या चाहती थी, वो कैसा शासन चाहती थी, ताकि उनके अधिकारों को प्राप्त हो सके या प्राप्त किया जा सके। दर्शन पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और कानूनी पद्धति
एवं उपागम पर विशेष बल दिया जाता था। अब नेक्स्ट देखिए इधर, और ये है आधुनिक। अब हम पहले मैं बता चुकी हूँ कहाँ कब से प्रारंभिक जो राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन शुरू किया गया, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, है ना। देखिए है ना, उसके बाद 19वीं से 20वीं यानी आधुनिक, ये आधुनिक सिद्धांत है 20वीं शताब्दी। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक उपागम, अनुभव मूलक पद्धति, मतलब अनुभव किया जाता था। जैसे एक बार हम पंचायती राज लागू किया गया जब जवाहरलाल नेहरू के समय में, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि जवाहरलाल नेहरू के समय में जब पंचायती राज स्टार्टिंग में, जब उसको नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले में आरंभ किया गया, तो वहाँ पर नागौर ही नहीं अन्य जगहों पर भी इसे लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, और उसे समझा गया कि इसके इसकी अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ, इसके कार्य नहीं कर सका अपने धरातल पर, इसके क्या कारण थे, तो उस पर ध्यान दिया गया और फिर उसके सुधार के लिए फिर नई योजनाएं, नए कार्य क्रियान्वित किए गए। तो यही है कि अनुभव मूलक पद्धति, अनुभव किया गया उसके किसी भी कार्य को। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो एक बार गलती हो जाती है तो हम करते हैं कि अनुभव होता है, कि अनुभव से हमें सीखने में मदद मिलती है कि इससे बेहतर हम क्या कर सकते हैं। तो यही है अनुभव मूलक पद्धति पर ज़्यादा जोर दिया गया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में। मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार पर बल दिया गया कि मनुष्य क्या चाहता है। कि अभी देखते हैं चुनाव से पहले ये सब मीडिया वाले या बोलते हैं कि क्या आम जनता किसको वोट देगी, किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी का या कांग्रेस का। तो हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि मनुष्य का व्यवहार क्या है, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार क्या है, वो किस पर ज़्यादा जोर दे रही है, किस नेता को वोट देगी। तो उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन पहले से ही पता चल जाता है। व्यवहारवाद और तथ्यों के अध्ययन पर बल, है ना। व्यवहारवाद और तथ्य, व्यवहारवाद केवल मीडिया के कहने से नहीं होता, वे तथ्य एकत्रित करते हैं मीडिया वाले। वो लोगों के पास जाते हैं और उन लोगों के व्यवहार को सुनते हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं और तथ्य एकत्रित करते हैं कि नहीं इस एरिया से तो इतनी वोट आएगी, इसका व्यवहार किस राजनीति पर ज़्यादा अच्छा है ना। तो वो तथ्यों का भी अध्ययन करते हैं। वास्तविकता से संबंधित है, वास्तविकता से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविकता से संबंधित है, इसका अर्थ यह है कि जो हमें दिख रहा है वो ही सच है ना। इसमें कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं है, कुछ भी छिपाया नहीं जा रहा है। यही वास्तविकता से संबंधित ही आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या विज्ञान। इसलिए यह प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है, स्वायत्त है, यथार्थवादी है, यथार्थवादी अध्ययन पर बल देती है ना। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लागू करती है। अब मैं कुछ विशेषता होगी, अब मैं कुछ ऐसे ये राजनीतिक चिंतक है ना, इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इनके बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे और इनसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसे लाया है। ये राजनीतिक चिंतक है जो परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के चिंतक हैं। तो देखते हैं हॉब्स के बारे में। इनका जन्म 1588 में, ये 15 लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे, 1588, तो इसे क्या बोलेंगे, 16वीं शताब्दी में इनका जन्म कब हुआ, तो 16वीं शताब्दी। अब इतना ध्यान रखें, अगर एक 15 रहेगा तो उससे एक आगे बढ़ा के शताब्दी हो जाता है, 16वीं शताब्दी, है ना। और इसका इंग्लैंड के मेम्बरी में हुआ था, यानी दक्षिणी तट, इंग्लैंड है ना, ऐसे इसके दक्षिणी तट, है ना, इसके दक्षिणी तट में एक मेम्सबरी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था हॉब्स का।
और मृत्यु हुई थी 1679 में, 1679 में। तो याद करें, जन्म हुआ था 16, लेकिन ये 88 और यहाँ 79, 1679। इसके जन्म से पूर्व स्पेन की जनसेना जिसे क्या कहते हैं, आर्मेडा, ने इंग्लैंड के तटीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। तो मैं फिर से पूछ रही हूँ, अपने आंख बंद करें। और हॉब्स का जन्म कब हुआ था? 1588, है ना। ये 15 और ये 1679, ये 16वीं शताब्दी, फिर 17वीं शताब्दी। तो 1588 और 1679। अब याद हो गई होगी, फिर से पूछूंगी। और कहाँ पर हुई थी? हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो ये इम्पोर्टेंट है, कब पूछ दे हॉब्स का जन्म हुआ था, ये किस राजनीतिक विज्ञान से संबंधित थे? तो ये परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित थे। और हॉब्स का जन्म कब हुआ था बताइए? 1588 में, है ना। और मरा कब था? 1679 में। याद हो गई होगी। कहाँ पर जन्म, कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के मेंसबरी में, जो दक्षिणी तट पर है। और ये देखिए, इसके जन्म से पूर्व स्पेन की जनसेना ने जनसेना, जिसे आर्मेडा कहते हैं, ने इंग्लैंड के तटीय क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। आर्मेडा के वर्ष में इसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया। ये किसने कहा है? ये हॉब्स ने अपने बुक में कहा था कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया। मतलब 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, बेटो उटो नहीं लिखा हुआ है ना। 2 जुड़वाओं के मतलब एक डर, एक कौन था? हॉब्स, और दूसरा था डर। डर इसलिए बोला कि इसका जो हॉब्स का जो जन्म था वो बहुत ही समय से पूर्व ही हो गया था। इसीलिए उसकी जब आक्रमण हुआ तो उसकी माँ ने इसे समय से पूर्व ही जन्म दे दिया था। इसीलिए बोला कि हॉब्स कहते हैं कि 2 जुड़वाओं को जन्म दिया था, एक हॉब्स और एक डर। क्योंकि उस समय जो जनसेना, आर्मेडा की जनसेना थी, उसका आक्रमण हो गया था मेम्सबरी में। ठीक है ना। मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है। देखो ये कोटेशन आ सकता है ना। मैं और मेरा भय जुड़वा है। तलवार के बिना संविदा केवल शब्द है। तलवार के बिना संविदा केवल शब्द है। किसने कहा? हॉब्स ने। अब आगे चलते हैं। चार्ल्स प्रथम के यहाँ पर प्रथम इंग्लैंड का गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 से 1651 ईस्वी में। संसद किसके किसके बीच में? संसद वर्सेस राजतंत्र के बीच में हुई थी। चार्ल्स प्रथम के पुत्र का शिक्षक था हॉब्स, है ना। चार्ल्स प्रथम के पुत्र का, जो चार्ल्स प्रथम कौन था? राजा था, इंग्लैंड का राजा, के पुत्र का शिक्षक था हॉब्स, है ना। हॉब्स शिक्षक था, इसीलिए उसे राजघराने से इसके संबंध अच्छे थे, है ना। क्या बोला जाएगा? राजघराने में जब ये पढ़ा रहा है तो राजघराने से इसका जो व्यवहार है, राजघराने के प्रति इसका जो व्यवहार है वो अच्छा ही होगा, है ना। वो अच्छा ही समझता होगा कि नहीं, राजा ठीक है। अब इसे आप लोग याद रखिएगा। लेवियाथन प्रकाशन कब हुआ था? 1651 में। लेवियासन, है ना। तो जन्म कब हुआ? 1688 में। लेवियासन कब हुआ? 1651 में। और यह क्या हुआ? 1600। मृत्यु कब हुई? 1679 में मृत्यु हुई है। ठीक है, आप लोगों को याद हो गई ये हॉब्स के बारे में। मैं फिर सबसे लास्ट में पूछूंगी। चलिए तब आगे चलते हैं, हॉब्स लॉक के बारे में जानते हैं। अब ये देखिए लॉक, हॉब्स के बाद लॉक।
लॉक 1632 ईस्वी में, लॉक का जन्म कब हुआ था? 1632 ईस्वी में इंग्लैंड के रिंगटन में हुआ था। मृत्यु 1704 ईस्वी में। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मेरे साथ क्यों बोलना। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसीलिए मैंने इसमें 1707 बोल दिया, पर इसमें लॉक का 1704 है। इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। पुस्तक क्या था? अब इसकी लॉक की पुस्तक क्या थी? अच्छा ये बताइए कि अभी आपने पढ़ा था कि हॉब्स की पुस्तक क्या थी? लेवियाथन था ना, थन। और कब? 1651 में। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, टू टिटरीज ऑन गवर्नमेंट, ये कब हुई? 1619 में। पुस्तक है किसकी? लॉक की। दो नाली बंदूक, है ना, वाहन। और दूसरी क्या है? दो नाली बंदूक। अब आगे लॉक के विचारों पर 1688 ईस्वी में क्रांति का प्रभाव पड़ा। लॉक के विचारों पर 1688 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव लॉक पर भी पड़ा। पीटर लॉसलेट ने यह कह दिया कि क्रांति से पहले लिखी गई है। इसे क्या कहा गया कि यह क्रांति से पहले लिखी गई है, बट ये नहीं था। लॉक एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये लॉक की पुस्तक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पहली है दो नाली बंदूक, है ना, और ये जो सबसे पहले मैंने पढ़ाया था क्या था? टू टिटरीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, पहला याद रखिएगा, टू टिटरीज ऑफ गवर्नमेंट, दो नाली बंदूक, और तीसरा है क्या? एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तीन अभी मैं पूछूंगी फिर से आप लोगों। और लॉक कथन है, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। लॉक की कथन क्या है कि जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, सब खुले जानवर की तरह एक दूसरे को मारने मिटने पर चले जाएंगे। देखिए, अगर सही विधि नहीं है, कोई नियम नहीं रहेगा, तो मान लीजिए आप ट्रैफिक की बात कर ले, अगर वहाँ पर तीनों लाइट नहीं लगी रहेगी तो सभी क्या करेंगे? कोई भी मानेगा कि हाँ जाना है कि नहीं जाना, सब अपने मन मर्जी से। ये नियम नहीं रहेगा कि बाएं चलना है कि दाएं चलना है, तो मन मर्जी से जो जिधर मन करे वही चलेंगे, और क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, लोग मरेंगे। तो इसीलिए बोला है विधि नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, यानी कि विधि नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता क्या रहेगी? सभी अपना मन मर्जी के मालिक होंगे, केवल वहाँ कलह या झगड़ा ही होगा। अब ये रूसो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रूसो के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही होंगे कि रूसो कौन था, है ना। अब देखते हैं। रूसो का जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में जनेवा गणतंत्र में या गणराज्य में। निवासी तो यह फ्रांस का था, लेकिन जन्म हुआ था जेनेवा में। मृत्यु हुई 1778 ईस्वी में। इसका जो परिवर्तन, ये काफ़ी क्या उसको बोला जाए, काफ़ी हठी था, काफ़ी मतलब इसका व्यवहार से भी ये बहुत नीचे कैटेगरी का था। ये कुछ भी किसी को बोल देता था। लेकिन ये जो डिजाम एकेडमी में जब ये एक वहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी गई, और उस प्रतियोगिता में जो राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, जिसमें ये रूसो ने बहुत ही अच्छी और विद्वतापूर्ण अपने जो उत्तर दिए, तो इसी के समय से रूसो को एक फर्स्ट प्राइज मिला। और इसी डिजायर एकेडमी में जो प्रतियोगिता रखी गई थी उसी में से फर्स्ट प्राइज मिला, और उसी समय से रूसो राजनीति पर अपना कार्य करने लगे।
विज्ञान और कला के प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया था और नैतिक बनाया और अनैतिक। ये रूसो का कथन है कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य को नैतिक बनाया और अनैतिक। नैतिक और नैतिक, इस कथन को समझ रहे हैं क्यों ये बोला गया है? क्यों बोला गया कि विज्ञान और कला की प्रगति ने क्या, विज्ञान और कला में अगर हम इसे ठीक से उपयोग करें तो ये तो हमारे लिए अच्छी है। मान लो फ़ोन ही को ले लेते हैं। अगर हम लोग के पास फ़ोन, आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के ज़रिए, अगर इसका मैं गलत उपयोग करूँ या दिन भर मैं मोबाइल में ही फ़ोन में ही बतियाती रहूँ तो आप लोग क्या, इसका तो गलत उपयोग हो गया। तो इसीलिए कहा उसने, किसने कहा? रूसो ने, कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य के नैतिक बनाया या अनैतिक। कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव को खराब कर दिया, है ना। आगे क्या कहता है रूसो? क्या कहता है कि कला और विज्ञान की, ये तो पूरी तरह मान रहे हैं कि कला और विज्ञान की प्रगति ने मनुष्य को तो पूरी तरह खराब कर दिया। तो कैसे खराब कर दिया? देखो, ये रूसो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे याद करवाऊंगी आप लोग को, है ना। प्रकृति की ओर लौटो। रूसो का कथन क्या था कि प्रकृति की ओर लौटो और वेदों की ओर लौटो। वो किसका कथन था? आप इसे कमेंट सेक्शन में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। रूसो को प्रकृति का शिशु कहा किसने कहा? मैक्सी ने। रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? मैक्सी ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो इसे याद कर ले। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता का सिद्धांत कब स्टार्ट हुआ? 1762 में। और क्या है? डिस्कोर्सेज ऑन इन इक्वलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। डिस्कोर्सेज ऑन इन इक्वलिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़े आप लोग? रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? बोले, मैक्सी, है ना। ठीक है, मैक्सी, प्रकृति का शिशु मैक्सी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्सेज ऑन इन इक्वलिटी, ये भी क्या है? रूसो की है। तो अब इतना ही। अब मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसमें सभी जितने भी राजनीतिक चिंतक हैं जो इम्पोर्टेंट है, उस सब में मैं आप लोग को याद कराने की कोशिश करूंगी ताकि उससे और भी क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि ये सहायक आचार्य का एग्ज़ाम है। इसमें बहुत हार्ड तो पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोई भी कमी नहीं करूंगी, है ना, अपने नोट्स में। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छी इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी करें और उत्तर भी दें। उत्तर मैं दूंगी, ओके। तो क्वेश्चन करें और कैसा अच्छा लगा मुझे और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो भी लिखें। थैंक यू, बाय।